Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is renal pathology from first aid. तो आज की इस वीडियो के अंदर रीनल पैथोलॉजी को फिनिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कास्ट इन यूरिन। अगर यूरिन के अंदर कास्ट आ रही है डैट मीन्स के हीमाचूरिया और पायोयूरिया, हीमाचूरिया मीन ब्लड इन यूरिन, पायोयूरिया मीन पस इन यूरिन। ओके, तो ये ग्लोमेरुलर या रीनल ट्यूबुलर डिजीज़ की वजह से आ रही है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हीमाचूरिया या पायोयूरिया होगा लेकिन कोई कास्ट नहीं आएगी, डैट मीन्स कि वो ग्लोमेरुलर या रीनल ट्यूबुलर डिजीज़ की वजह से नहीं आ रहे। फॉर एग्जांपल ब्लैडर कैंसर में और किडनी स्टोन में कोई कास्ट नहीं आती लेकिन हीमाचूरिया होता है। ओके, जब कास्ट नहीं आ रही डैट मीन्स कि जो हीमाचूरिया या पायोयूरिया है ये ग्लोमेरुलर और ट्यूबुलर ओरिजिन का नहीं है। अगर कास्ट नहीं आ रही, एक्यूट सिस्टाइटिस में पायोयूरिया होता है लेकिन कोई कास्ट नहीं आती। अब कास्ट की डिफरेंट टाइप्स होती है, आरबीसी कास्ट, डब्ल्यूबीसी कास्ट, ग्रैनुलर कास्ट, फैटी कास्ट, वैक्सी कास्ट, हाइलिन कास्ट। आरबीसी कास्ट डेट मीन हीमाचूरिया ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के अंदर होता है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में होता है। डब्ल्यूबीसी कास्ट डेट मीन्स इन्फ्लेमेशन है, ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन या एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस है या ट्रांसप्लांट रिजेक्शन है। ग्रैनुलर कास्ट आपको एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में देखने को मिलती है और ये मड्डी ब्राउन होती है। फैटी कास्ट जिसको ओवल फैट बॉडी कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होती है और यहाँ पे माल्टीज क्रॉस साइन भी बनता है। अब लिपिड यूरिया होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। वैक्सी कास्ट एंड स्टेज रीनल डिजीज़ जिसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं इसमें आती है। हाइलिन कास्ट नॉन स्पेसिफिक है, बहुत सारी कंडीशन के अंदर होती है। अब असल में ये इस वजह से बनती है कि एक प्रोटीन है जिसका नाम है यूरोमॉड्यूलिन, उसकी सॉलिडिफिकेशन होती है जो कि रीनल ट्यूबुलर सेल प्रोड्यूस करते हैं ताकि यूटीआई को प्रिवेंट कर सके। तो ये डिहाइड्रेशन में, एक्सरसाइज में, डायूरेटिक्स में देखने को मिल सकती है। अब ग्लोमेरुलर डिजीज़ के नोमेनक्लेचर को देख लेते हैं। फोकल डिजीज़ का मतलब है लेस देन 50% ऑफ ग्लोमेरुलाई आर इन्वॉल्व। फोकल में 50% से कम, डिफ्यूज़ में 50% से ज़्यादा। फॉर एग्जांपल फोकल में फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस, डिफ्यूज़ में डिफ्यूज़ प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। प्रोलिफरेटिव के अंदर हाइपर सेलुलर ग्लोमेरुलाई होगी, यानी ग्लोमेरुलस की सेलुलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। कुछ ऐसे डिजीज़ है जो मेम्ब्रेनस कहलाते हैं। मेम्ब्रेनस के अंदर जीबीएम की थिकनिंग होती है, दिस इज कॉल्ड मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। फिर इसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी होती है। प्राइमरी के अंदर मसला ग्लोमेरुलस के अंदर पड़ा हुआ होगा, फॉर एग्जांपल मिनिमल चेंज डिजीज़, और सेकेंडरी में मसला ग्लोमेरुलस में नहीं बल्कि बाहर पड़ा हुआ होगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पड़ा हुआ होगा या किसी और ऑर्गन में होगा, फॉर एग्जांपल एसएलई, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अब स्टार्ट करते हैं ग्लोमेरुलर डिजीज़ की। तो ग्लोमेरुलर डिजीज़ में नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक आ जाते हैं और कुछ मिक्स भी आ जाती है। नेफ्राइटिक के अंदर क्या होगा, हीमाचूरिया वगैरह देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन वगैरह देखने को मिलती है। तो पहले स्टार्ट करते हैं नेफ्राइटिक। तो नेफ्राइटिक में क्या होगा, नेफ्राइटिक में ग्लोमेरुलर इन्फ्लेमेशन होती है। ग्लोमेरुलर इन्फ्लेमेशन की वजह से ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। जब ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो आरबीसी यूरिन के अंदर जाना शुरू कर जाएंगे और हीमाचूरिया हो जाएगा और आरबीसी की शेप भी ख़राब हो जाएगी, डिसमॉर्फिक आरबीसी होती है। तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है वो हीमाचूरिया, आरबीसी कास्ट इन यूरिन, जीएफआर कम हो जाएगा जिसकी वजह से ओलिगोयूरिया एजोटीमिया हो जाएगा, रेनिन की रिलीज़ ज़्यादा हो जाएगी। ओके, ठीक हो गया क्योंकि जीएफआर वगैरह कम है, और हाइपरटेंशन हो जाएगा। प्रोटीन यूरिया हो जाएगा, लेकिन जो प्रोटीन यूरिया होता है सब नेफ्रोटिक रेंज में है, डैट मीन्स 3.5 से कम है। अब इसके अंदर जो एग्जांपल्स है वह है इन्फेक्शन एसोसिएटेड ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस जिसको पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल भी कहते हैं, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव दोनों कैटेगरी से बिलोंग करेगा। एल्पोर्ट सिंड्रोम, आईजी नेफ्रोपैथी, गुड पास्टर सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर मसला पोर्टोसाइट के अंदर होगा, पोर्टोसाइट डैमेज हो जाएंगे जिसकी वजह से जो चार्ज बैरियर है पोर्टोसाइट की वजह से फिल्ट्रेशन बैरियर ख़राब हो जाएगा, प्रोटीन यूरिया हो जाएगा। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मैसिव प्रोटीन यूरिया होगा। जब प्रोटीन यूरिया होगा तो एल्ब्यूमिन के लेवल कम हो जाएगा, एल्ब्यूमिन के लेवल कम हो जाएगा तो नॉन पेटिंग एडीमा हो जाएगा, बल्कि पेटिंग एडीमा। और जो प्रोटीन यूरिया है 3.5 से एलिवेट कर जाएगा। इसके अलावा हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया होगा, एल्ब्यूमिन कम होता है तो लीवर के अंदर लाइपोजेनेसिस बढ़ जाती है जिसकी वजह से हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होगा। इस हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, हाइपर लिपिडीमिया की वजह से यूरिन होगा वो फ्रोथी होगा, फैटी कास्ट होगी। अब ये वाला एक और चीज़ भी होगी, चूँकि प्रोटीन यूरिया हो रहा है एंटीथ्रोम्बिन 3 लॉस हो जाएगा तो उसकी वजह से हाइपर कोगुलेबल स्टेट होती है, और चूंकि आईजीजी भी निकल गया तो उसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्रोटीन यूरिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, फैटी कास्ट, हाइपर कोगुलेबिलिटी और इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। अब ये
जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। लाइक प्राइमरी में डायरेक्ट डैमेज होगा पोर्टोसाइट का, सेकेंडरी में पोर्टोसाइट का डैमेज होगा किसी सिस्टेमिक प्रोसेस से। अब इसके अंदर एग्जांपल है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर सक्रोलिसिस, जो प्राइमरी या सेकेंडरी हो सकता है। मिनिमल चेंज डिजीज, जो बच्चों में होता है, प्राइमरी या सेकेंडरी हो सकता है। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी प्राइमरी या सेकेंडरी हो सकता है। अमाइलाइडोसिस सेकेंडरी होता है। डायबिटिक हमेशा सेकेंडरी होती है। ओके, अब नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक यानी दोनों चीज़ें आ रही है। ओके, तो जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, इसमें सीवियर ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन का डैमेज होगा, जिसकी वजह से आरबीसी यूरिन के अंदर जाएंगे। और इसके अलावा जब ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज होगी, इसके अलावा एक और चीज़ भी होगी, चार्ज बैरियर ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से हीमाचूरिया और प्रोटीन यूरिया हो जाएगा। हीमाचूरिया नेफ्राइटिस सिंड्रोम की निशानी है। और प्रोटीन यूरिया 3.5 से ज़्यादा, तो वो नेफ्रोटिक के अंदर आता है। ओके, यानी यहाँ पे जो प्रोटीन यूरिया नेफ्रोटिक के अंदर होगा, लेकिन नेफ्राइटिक के फीचर्स देखने को मिलेंगे। अब इसके अंदर एग्जांपल है डिफ्यूज प्रोलिफेरेटिव और मेम्ब्रेनो प्रोलिफेरेटिव है। अब स्टार्ट करते हैं नेफ्राइटिक में। नेफ्राइटिक में इन्फ्लेमेशन है, आइटिक से रिलेटेड है, तो इसके कुछ टाइप्स है। पहला इन्फेक्शन रिलेटेड, जिसको बोलते हैं हम पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। अब इसके अंदर टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। ओके, अगर किडनी स्टोन ऑब्स्ट्रक्टिव है तो वो यूनिलैटरल फ्लैंक टेंडरनेस करवा देगा, कोलिकी पेन जो कि ग्राउंड की तरफ रेडिएट कर रहा होगा। ओके, तो पहला यूनिलैटरल फ्लैंक टेंडरनेस, नंबर 2 कोलिकी पेन जो ग्राउंड की तरफ रेडिएट कर रहा होगा, और नंबर 3 हीमाचूरिया होगा। ओके, उसको ठीक करने के लिए कहते हैं कि पानी ज़्यादा पियो, और रट्टा मार लेना कि जो रेडियो ल्यूसेंट होती है वो दो होती है, सिस्टीन और यूरिक एसिड, जो कि नज़र नहीं आते, बाकी रेडियो पैक होती है। अब कैल्शियम की बात करते हैं, तो कैल्शियम स्टोन है वो दो टाइप की होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट वाली होती है। ओके, ठीक हो गया। तो कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट, इन जो कैल्शियम ऑक्सलेट की जो प्रेसिपिटेशन होती है वो हाइपोसिट्रेट यूरिया में होती है, जबकि कैल्शियम फॉस्फेट की प्रेसिपिटेशन इंक्रीज पीएच में होती है, अल्कलाइन पीएच में होती है। दोनों के दोनों कैल्शियम फॉस्फेट और ऑक्सलेट वाली रेडियो पैक होती है। ओके, और जो कैल्शियम ऑक्सलेट है उनकी शेप एनवेलप शेप होती है, जबकि फॉस्फेट वाली वेज शेप होती है। कैल्शियम स्टोन बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट वाले बहुत ज़्यादा कॉमन है। इथाइलिन ग्लाइकोल की वजह से हो सकती है, विटामिन सी के ओवर यूज़ की वजह से हो सकती है, हाइपोसिट्रेट यूरिया की वजह से हो सकती है, हाइपोसिट्रेट यूरिया डिक्रीज यूरिन पीएच की वजह से हो सकता है, मैल अब्जॉर्प्शन की वजह से हो सकती है, और ट्रीटमेंट में थायोजाइड सिट्रेट और लो सोडियम डाइट है। स्टूवाइड स्टोन रेडियो पैक होती है, अल्कलाइन पीएच में बनती है, कोफिन लीड यूरिन क्रिस्टल होता है जिसको सार्कोफेगस कहती है। ओके, तो ये प्रोटीएस की वजह से होता है जो कि यूरियस पॉजिटिव होती है, स्टेफिलोकोकस सैप्रोफाइटिकस क्लैप्सिला जो कि यूरिन कैल्कुलाइज करती है, और यहाँ पे स्टैगहोर्न कैल्कुलाई होता है। यूरिक एसिड वाला रेडियोलूसेंट होता है, विजिबल होता है, एसिडिक पीएच में बनेगा, सिस्टाइन वाला भी एसिडिक पीएच में बनेगा। ओके, तो रिस्क फैक्टर है वो कि यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाना, एरिड क्लाइमेट और एसिडिक पीएच है, हाइपर यूरिसीमिया से एसोसिएटेड होती है, तो ये इंक्रीज सेल टर्नओवर के अंदर देखने को मिलती है। जो सिस्टाइन वाली होती है हेक्सागोनल होती है, हेरिडिटरी कंडीशन में देखने को मिलती है, जिसमें सिस्टीन को रीअब्जॉर्ब करने वाला ट्रांसपोर्टर खराब होता है, जिसकी वजह से सिस्टीन यूरिया होगा। जो ट्रांसपोर्टर डिफेक्ट है उसकी वजह से ऑर्निथिन, लाइसिन, आर्जिनिन, इन चारों की रीअब्जॉर्प्शन खराब हो जाएगी, जिसको कोला कहते हैं। सिस्टीन चूंकि पुअरली सॉल्युबल होता है तो ये यूरिन के अंदर स्टोन बनाना शुरू कर देगा, ये भी स्टैगहोर्न कैल्कुलाई बना देगा। ओके, और इसको देखने के लिए सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड टेस्ट करते हैं जो कि पॉजिटिव आता है। क्लियर। इसके बाद है हाइड्रोनेफ्रोसिस, जिनकी कॉम्प्लिकेशन है। होता है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस के रीनल पेल्विस या कैलेसिस की डिस्टेंशन या डायलेशन हो सकती है यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, जिसमें पहला कॉज रीनल स्टोन था, दूसरा बीपीएच, कंजेनिटल ऑब्स्ट्रक्शन, कैंसर, ओके, या इंजरी टू द यूरेटर है। ओके, अब जो डायलेशन होती है वो साइटोपैथोलॉजी से प्रोक्सिमल होती है, केराटिनिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा अगर ऑब्स्ट्रक्शन बायलैटरल है। ओके, अब इसके बाद यूरिनरी कॉन्टिनेंस है। यूरिनरी कॉन्टिनेंस 3 टाइप की होती है, स्ट्रेस, अर्जेंसी और ओवरफ्लो। स्ट्रेस का मैकेनिज्म क्या है? स्ट्रेस में आउटफ्लो इनकॉम्पिटेंट है। ओके, यानी यूरिथ्रल हाइपर मोबिलिटी है, या इंट्रिंसिक स्फिंक्टर डेफिशिएंसी है, यानी जैसे ही इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा होगा, स्फिंक्टर से तरह काम नहीं कर पा रहा, स्फिंक्टर की डेफिशिएंसी है, ये यूथ्रा की हाइपर मोबिलिटी है, तो वो यूरिन लीक करना शुरू कर देगा, लाइक स्नीजिंग में, लिफ्टिंग में। ब्लैडर स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आता है ऑन वाल्सरबा मैन्यूवर। एजेंसी के अंदर डेट लूजर की ओवर एक्टिविटी हो जाती है। ओके, ठीक हो गया। और वो लीक कर जाती है विद अर्ज टू वाइट इमीडिएटली, ठीक है, तो वो लीक कर जाती है, ओवर
एक्टिविटी की वजह से। ओके, ठीक हो गया। जबकि ओवरफ्लो के अंदर क्या होगा, इनकम्प्लीट एम्प्टाइंग होती है, यानी डिफ्यूज़र की अंडर एक्टिविटी होती है, या आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी ओवर फिलिंग होगी तो वो लीक करना शुरू कर देते हैं। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं एक्यूट सिस्टाइटिस। एक्यूट सिस्टाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। इसमें सुप्रा प्यूबिक पेन होगा, डिसयूरिया, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, सिस्टेमिक साइन होते हैं। कॉजेस के अंदर इकोलाई, स्टाफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस, क्लबसेला, प्रोटियस मिराबिलस। ओके, ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं। बाकी पायरोनेफ्राइटिस है जो कि एक्यूट या क्रॉनिक हो सकता है। एक्यूट किडनी इंजरी है जो 3 टाइप की होती है, प्री रीनल, इंट्रारीनल और पोस्ट रीनल एजोटीमिया। फिर इसके बाद एक्यूट ट्यूबुलर नेफ्रोसिस है जो कि इस्कीमिक या नेफ्रोटॉक्सिक हो सकता है। नेफ्रोटॉक्सिक में ड्रग्स आ जाती है। ओके, आगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रीनल फेल्योर है जिसमें निमोनिक है, मैड हैंगर है, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी है, सिस्ट डिजीज़ है और बाकी चीज़ें हैं जिनको अगर आप कहते हो कमेंट सेक्शन के अंदर के वीडियो आने चाहिए तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, अदरवाइज नो वीडियो। अच्छा, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनेगा, और चूंकि एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वो कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट की कंजप्शन होती है और रिलेटिवली क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट का लेवल आपको प्लाज्मा के अंदर कम देखने को मिलेगा। दिस इज कॉल्ड हाइपोकॉम्प्लीमेंटीमिया ड्यू टू कंजप्शन है। बच्चों के अंदर मोस्ट प्रोबेबली ये गैस की वजह से होता है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से, जिसको पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की वजह से क्या होता है। और पहले कभी ना कभी फेरेंजियल या स्किन का इन्फेक्शन होगा, क्योंकि ये आगे सेलुलाइटिस वगैरह करवाता है, स्किन के इन्फेक्शन करवाता है, फेरेंजाइटिस वगैरह करवाता है। तो पहले फेरेंजियल या स्किन का इन्फेक्शन होगा, उसके 2 से 4 हफ्ते के बाद आपको ये देखने को मिलेगा। ओके, तो पॉजिटिव देखने को मिलता है, स्ट्रेप्टोकोकस सीरोलॉजी है और खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अडल्ट में गैस के अलावा ये स्टाफिलोकोकस ऑरियस की वजह से हो सकता है। ठीक हो गया। और जो इन्फेक्शियस साइट है वो वेरिएबल होती है, ज़रूरी नहीं कि रिस्पायरेटरी ट्रैक हो। अब जो बच्चों के अंदर तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है, बड़ों के अंदर क्या होगा, रीनल इनसफिशिएंसी होती है। ओके, इसके लिए कोई सीरोलॉजिकल टेस्ट अवेलेबल नहीं थे लेकिन बच्चों के अंदर थे। अच्छा, रीनल की जो डिसऑर्डर है उनकी जो डायग्नोसिस होती है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप और इम्यूनोफ्लोरेसेंस। तो लाइट माइक्रोस्कोप पे देखो तो जो ग्लोमेरुलस होते हैं काफ़ी इनलार्ज हुए होते हैं, हाइपर सेलुलैरिटी होती है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस की बात करते हैं, चूंकि एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो यहाँ पर ग्रैनुलर अपीयरेंस होती है जिसको स्टेरी स्काई अपीयरेंस कहती है, लंपी बम्पी कहती है। उस कॉम्प्लेक्स के अंदर आईजीजी आईजीएम C3 होगा, क्योंकि आईजीएम आईजीजी यही कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करती है। 2 जगह पे होगी, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर और मेसेंजियम के ऊपर। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर आपको सब एपिथेलियल डेपोजिट देखने को मिलेंगे। ठीक हो गया, सब एपिथेलियल डेपोजिट देखने को मिलेगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है आईसी हम्प। आईसी हम्प क्या, इम्यून कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद है आईजीए नेफ्रोपैथी। आईजीए नेफ्रोपैथी को बल्जर डिजीज कहते हैं। अब इसके अंदर एपिसोडिक हीमाचूरिया होगा जो किसी रिस्पायरेटरी या जीआईटी इन्फेक्शन की वजह से होगा। अब आपको पता है कि जो आईजीए है ये म्यूकोसा लाइनिंग से प्रोड्यूस होती है, तो पहले इन्फेक्शन वगैरह होगा। और इसके अलावा रीनल पैथोलॉजी भी हो सकती है जिसको आप कह सकते हैं आईजीए वेस्कुलाइटिस, जिसको ब्यूजर डिजीज कहते हैं। ये हमने वेस्कुलाइटिस के अंदर पढ़ना होता है। ओके, ठीक हो गया। तो आईजीए वेस्कुलाइटिस वगैरह भी होगा। अब इसकी डायग्नोसिस की बात करते हैं, तो डायग्नोसिस में क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, तो अच्छा, यहाँ पे HSP लिखा हुआ है तो उसका नाम है हिनोच शैनलिन पुरपुरा। हिनोच शैनलिन पुरपुरा, ये आपने वेस्कुलाइटिस वाले चैप्टर में पढ़ना है। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर बात करते हैं तो मेसेंजियल प्रोलिफरेशन होती है। और अगर हम IF की बात करते हैं तो जो इम्यून कॉम्प्लेक्स हो गए उसमें IgA डेपोजिट होगा। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर भी मेसेंजियम के अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्स की डेपोजिशन होनी है। ऊपर सब एपिथेलियल थी, यहाँ पर मेसेंजियल है। अब है RPGN, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, जिसको क्रिसेंटिक कहते हैं। इसका पुअर प्रोग्नोसिस है, रीनल फेल्योर हो जाएगा। लाइट माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो यहाँ पर क्रिसेंट शेप मून बनता है। ओके, क्रिसेंट में क्या होगी, 2 प्रोटीन है, फिब्रिन और प्लाज्मा प्रोटीन। इसके अलावा ग्लोमेरुलस के पैरेटल सेल, मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस हो गए। अब बहुत सारे डिजीज़ हैं जो ये पैटर्न कर सकते हैं। ओके, ठीक हो गया। लाइक जो लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस होती है ड्यू टू एंटीबॉडीज टू GBM एंड एल्वुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो इसको बोलते हैं गुड पास्चर सिंड्रोम। यानी RPGN के अंदर बहुत सारे डिजीज आ जाते हैं। पहला है गुड पास्चर सिंड्रोम। गुड पास्चर सिंड्रोम में लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस
होता है। पहले तो लाइट माइक्रोस्कोप देखा, तो लाइट माइक्रोस्कोप के ऊपर क्रिसेंट मून शेप अपीयरेंस थी, क्रिसेंट में फिब्रिन और प्लाज्मा प्रोटीन था। अब इम्यूनोफ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस की बेस पर डिफरेंट टाइप होती है। अगर आपको इम्यूनोफ्लोरेसेंस लीनियर देखने को मिले और जो एंटीबॉडीज़ होती है वो जीबीएम और बेसमेंट मेम्ब्रेन के खिलाफ होती है। अब यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा, डैट मीन्स ग्रैनुलर है, नहीं है, ग्रैनुलर नहीं है, तो गुड पास्टर सिंड्रोम होगा। गुड पास्टर सिंड्रोम में हेमाचूरिया हेमोप्टिसिस होता है और यहाँ पे टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है। टाइप 2 में इम्यून कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। इसका ट्रीटमेंट है प्लाज्माफेरेसिस। इसके बाद नेगेटिव इम्यूनो फ्लोरेसेंस है जिसमें कोई इम्यून कॉम्प्लेक्स की डेपोजिशन नहीं होगी, नो IgC3 डेपोजिशन, जिसको पॉसी इम्यून बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं हम ग्रैनुलोमेटोसिस विथ पोलीएंजाइटिस। ग्रैनुलोमेटोसिस विथ पोलीएंजाइटिस है, ठीक है, जिसमें नेगेटिव वगैरह देखने को मिलेगा। जबकि ग्रैनुलर वाला वो किसके अंदर होता है, एक तो डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में देखने को मिलता है। ओके, डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में देखने को मिलता है। ओके, तो नेगेटिव वाला आपको पोलीएंजाइटिस में देखने को मिलेगा। अब पोलीएंजाइटिस में भी PN का और CN का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ओके, ठीक हो गया। तो इयोजिनोफिलिक ग्रैनुलोमेटोसिस विद पोलीएंजाइटिस, तो इसमें कौन सा लेवल ज़्यादा होगा, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, अच्छा सॉरी, जो नेगेटिव वाला है वो दो कंडीशन में होता है, ग्रैनुलोमेटोसिस विद पोलीएंजाइटिस जिसमें CN का लेवल ज़्यादा होगा। ओके, जबकि इयोजिनोफिलिक ग्रैनुलोमेटोसिस विद पोलीएंजाइटिस, तो उस जिसको माइक्रोस्कोपिक पोलीएंजाइटिस कहते हैं, तो उसमें PN का लेवल ज़्यादा होगा। ओके, ठीक है, तो उनका डिफरेंस देख लेना। डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव में क्या होगा, ये SLE की वजह से होता है। ओके, अब डिफ्यूज के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो डिफ्यूज और मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव, ये नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक दोनों की तरह बिहेव कर रही होती है। लाइट माइक्रोस्कोप में वाइड लूपिंग होती है, IF में ग्रैनुलर होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे सब एंडोथेलियल होती है। डिफ्यूज के अंदर सब एंडोथेलियल होती है, जबकि उसके अंदर जो थे इन्फेक्शन वाले में वो सब एपिथेलियल होते हैं। क्लियर, और इम्यून कॉम्प्लेक्स वगैरह डिपॉजिट हो जाती है। नेफ्राइटिस सिंड्रोम में आगे कंटिन्यू करते हैं तो एलपोर्ट सिंड्रोम है। एलपोर्ट सिंड्रोम में क्या होता है, एलपोर्ट सिंड्रोम में म्यूटेशन होती है, कहाँ पर, टाइप 4 कोलेजन के अंदर, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की इरेगुलर थिनिंग और थिकनिंग होती है और वो टूट जाती है। एक्स लिंक डोमिनेंट होता है, आई प्रॉब्लम भी होती है, फॉर एग्जांपल रेटिनोपैथी होती है, लेंटिकोनस होता है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होगा, सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर बास्केट वेव अपीयरेंस होती है ड्यू टू इरेगुलर थिकनिंग ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके बाद है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस क्या होता है, एक नेफ्राइटिक सिंड्रोम है। ओके, जो कि नेफ्रोटिक के साथ भी बिलोंग करता है। टाइप 1 सॉरी प्राइमरी या सेकेंडरी हो सकता है, हाँ, उसकी दो टाइप्स होती है, टाइप 1 टाइप 2। जो टाइप 1 है वो सेकेंडरी होता है हेपेटाइटिस B या C की वजह से, और यहाँ पे सब एंडोथेलियल डेपोजिशन होती है इम्यून कॉम्प्लेक्स की, और ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसिस देखने को मिलेगा। जो टाइप 2 होता है वो C3 नेफ्राइटिक फैक्टर की वजह से होता है। अब C3 नेफ्राइटिक फैक्टर होता क्या है, एक ऐसी एंटीबॉडी होती है, आउटो एंटीबॉडी होती है, जो C3 कन्वर्टेज को स्टेबल कर देती है। ओके, और कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन करवा देती है, जिसकी वजह से C3 का लेवल कम हो जाएगा, C3 टूटता रहेगा। तो यहाँ पर इंट्रा मेम्ब्रेनस डेपोजिट होता है, दैट इज वाई टाइप 2 इज कॉल्ड डेंस डेपोजिट डिजीज। दोनों के अंदर क्या होगा, दोनों में ट्रायम ट्रैक अपीयरेंस देखने को मिलेगी, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी, जबकि ऊपर इरेगुलर थिकनिंग थी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की। अब बारी है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर प्रोटीन यूरिया होता है। अब इसके अंदर मजीद टाइप्स होती है। मिनिमल चेंज डिजीज़ को लिपोइड नेफ्रोसिस कहते हैं, बच्चों के अंदर होता है। ये वाहिद डिजीज़ है जो स्टीरॉयड को रिस्पॉन्ड करेगा, ओके, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से ठीक हो जाएगा, प्राइमरी वाला। इडियोपैथिक होती है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इसका निमोनिक है 4I, जैसे इन्फेक्शन, इम्यूनाइजेशन, इम्यून स्टिमुलस, और आई से इडियोपैथिक होता है। कभी कभार ये लिम्फोमा की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि साइटोकाइन की वजह से डैमेज हो सकता है। जो प्राइमरी डिजीज़ है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से ठीक हो जाएगा। लाइट माइक्रोस्कोप के ऊपर आपको बिल्कुल ग्लोमेरुलस नॉर्मल नजर आएगी, लिपिड्स आपको नजर आ सकता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के सेल में। एमिनल फ्लोरेसेंस में नेगेटिव आई गई क्योंकि कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे क्या होगा, पोडोसाइट की इफेसमेंट होती है फूड प्रोसेस की। इसके बाद FSGS है, ये ब्लैक पीपल में काफ़ी ज़्यादा होता है। इडियोपैथिक सारे के सारे ही हो गए प्राइमरी वाले, लेकिन जो सेकेंडरी वाले हो गए वो HIV इन्फेक्शन की वजह से, सिकल सेल डिजीज़ की वजह से, हीरोइन की वजह से, ओबेसिटी, इंटरफेरॉन या कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन की वजह से होगा। ये वो डिजीज़ है जो कि स्टीरॉयड से ठीक नहीं होगा, आगे प्रोग्रेस करते हैं ये सारे। ओके, अब डायग्नोसिस की बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की, तो लाइट माइक्रोस्कोप में सेगमेंटल सक्लोरोसिस होती है और हाइलिनोसिस होती है। सक्लोरोसिस और हाइलिनोसिस होगा। इम्यूनोफ्लोरेसेंस नेगेटिव आता है, लेकिन कभी कभार
फोकल डिपॉजिट के लिए पॉजिटिव आ जाएगा, जिसमें IgM C3 और C1 होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इफेसमेंट ऑफ फुट प्रोसेस है। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, जिसको मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कहते हैं, प्राइमरी भी हो सकता है ड्यू टू ऑटो एंटीबॉडी टू फॉस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर, या ड्रग्स की वजह से हो सकता है लाइक एनसेड, पेनिसिलामिन, कोल्ड, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है जो कि हेपेटाइटिस बी, सी और साइफिलस है, SLE या सॉलिड ट्यूमर की वजह से हो सकता है। अब ये भी क्रोनिक किडनी डिजीज की तरफ प्रोग्रेस करेगा, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के चांसेस को बढ़ा देगा। मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो इसके अंदर GBM की थिकनिंग होती है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग होती है और डिफ्यूज कैपिलरी थिकनिंग होती है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो गई, डेट इज वाई ग्रैनुलर होगा, और ये मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है। तो मेम्ब्रेनस में लास्ट में S आ रहा है तो ये स्पाइक इन डूमा पे S है। अमाइलोइडोसिस के अंदर किडनी इन्वॉल्व होगा, क्रोनिक कंडीशन होती है जिसमें अमाइलॉइड की डेपोजिशन होती है, ALAA या प्रोलॉन्ग डायलिसिस है। अब इसके अंदर कॉन्गो रेड स्टेन यूज़ करते हैं जिसमें एप्पल ग्रीन बायरफ्रिंजेस होती है अंडर पोलराइज लाइट माइक्रोस्कोपी ड्यू टू अमाइलॉइड डेपोजिशन इन मेसेंजियम। इसके बाद डायबिटिक है। डायबिटिक में होता ये है कि हाइपरग्लाइसीमिया होगा, डायबिटिक एंड स्टेज रीनल डिजीज करवाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया है डायबिटीज़ में तो नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन होती है, ओके, जिसकी वजह से मेसेंजियल एक्सपांशन होती है। नंबर 2 GBM की थिकनिंग होती है। नंबर 3 GBM की परमिएबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ओके, ठीक हो गया। अब हाइपर फिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है। हाइपर फिल्ट्रेशन की वजह से क्या होगा, ओके, यानी ग्लोमेरुलर हाइपरटेंशन की वजह से और GFR के ज़्यादा होने की वजह से हाइपर फिल्ट्रेशन होती है, हाइपरट्रॉफी होती है और ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस होती है, जिसको ग्लोमेरुलर स्कारिंग बोलते हैं। तो ये नेफ्रोपैथी की तरफ चला जाता है। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आपको क्लीमल विल्सन लीजन्स होगी जो कि इयोजिनोफिलिक नोड्यूलर ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस होता है, ओके। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब बारी है किडनी स्टोन्स की। तो किडनी स्टोन्स बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन करवा सकती है, लाइक हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, पायलोनेफ्रोटिक हो सकता है, AKI हो सकता है।